हमारा आज का पहला सवाल है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडा एक्ट 2006 इज टू प्रमोट। ये जो पीडा एक्ट है, पंजाब इम्प्लाइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट जो है, ये इसका पर्पस क्या है? एफिशिएंसी, डिसिप्लिन या अकाउंटेबिलिटी या सब? ये जो है इसके अंदर ये तीनों चीजें ही पाई जाती हैं। एफिशिएंसी भी इसमें है देखना, डिसिप्लिन भी, अकाउंटेबिलिटी भी, मिसकंडक्ट भी। ये सारी चीजों के मुतालिक ये बात करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अंडर द पीडा एक्ट 2006 एन एम्प्लॉय कैन बी चार्ज्ड विद मिसकंडक्ट फॉर। कौन सी इसमें से वजह है इस बुनियाद पे एम्प्लॉय के ऊपर पीडा एक्ट लगेगा, और पीडा एक्ट की जो शिक है मिसकंडक्ट वाली, वो उसके ऊपर लगेगी? इस सूरत में अगर वो जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, अगर वो ड्यूटी से लीव पे होगा तो तब उसके ऊपर मिसकंडक्ट लगेगा। अगर इन सब ऑर्डिनेशन, मेरा ख्याल है कि मतहती को कबूल न करना, शायद ये करप्शन या आल आफ्ताब। तो जब मिसकंडक्ट की जो टर्म्स है, जो उसके अंदर जब इम्प्लाइज अब्सेंट अपनी जॉब से होगा विदाउट एनी रीजन, विदाउट प्रेयर जो है वो एक्सेप्टेंस, परमिशन, वो बंदा उसके ऊपर जो है मिसकंडक्ट की दफा लगेगी, मिसकंडक्ट का चार्ज होगा। अगर वो छुट्टी नहीं करता, यानी विदाउट परमिशन जो लीव करनी है, उसके ऊपर ये लगता है। द पीडा एक्ट 2006 allows for the suspension of an employee during जी जी, ऐसे ही समझे। करप्शन तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। हाँ, करप्शन के लिए ना आपको जो है वो, आपके बहावल नगर के वो एक हैं हमारे दोस्त, खैर किसी नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत भी हैं, और उनकी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े ना, अब वो ना पहले सेनेटर रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, तो एक जमात से उनका खास ताल्लुक है। अब वो ना वो बता रहे हैं कि भाई अल्लाह ने आपको इतना, वो कहते हैं यार बिजनेस ये ना एमएनए या एमपीए बनना जरूरी है। पर क्यों बनना जरूरी है? कहते हैं कि इसके बगैर हमने बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब करप्शन करनी है, टैक्स चोरी करना है, आपने अमीर होना है, कारोबार को बढ़ाना है, अपनी मर्जी के कारोबार करने हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो सियासतदान होना जरूरी है। खैर हम सियासतदान बहुत अच्छे बंदे होते हैं जी, हमने इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। मरियम नवाज बहुत डांटी है। The PIDA Act 2006 allows for the suspension of an employee during the disciplinary proceeding for a maximum period of, कब तक एक मुलाजिम को, एक एम्प्लॉय को कितने टाइम तक मैक्सिमम उसको सस्पेंशन रखा जा सकता है, सस्पेंड रखा जा सकता है, वो है 90 डेज। ठीक है। The PIDA Act 2006 encourages the promotion of which value among government employees? कौन सी जो वैल्यू है पीडा वो प्रमोट करता है वैल्यू? वो प्रमोट करते हैं ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, कि जो इम्प्लाइज है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर क्रिएट हो, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी चीजें उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट मैन थ्योरी, लीडरशिप इज प्राइमरली, जो ग्रेट मैन थ्योरी है जो कि थॉमस कार्लाइल ने दी थी ना, तो उसके अंदर वो क्या कहता है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये इनहेरिटेड होती है, लर्नड होती है, सिचुएशन ट्रांजैक्शनल होती है। तो ये इनहेरिटेड होती है। अगर 40 मिनट से पहले ही हमने 40 सवाल कर लिए तो मैं आज का हवाल बताऊंगा, नहीं तो एक ही सेशन के अंदर मैंने 40 सवाल करवाने हैं, तो इसलिए जो है वो हम आज का हवाल डिस्कस नहीं करते। ठीक है। द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग, तो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस, क्या बात करती है? की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव लीडर, कि कुछ की बिहेवियर होते हैं लीडर्स के अंदर। सिचुएशनल फैक्टर अफेक्टिंग लीडरशिप, तला चुप। सिचुएशनल फैक्टर अफेक्टिंग लीडरशिप, सिचुएशन की बुनियाद पे ये होती है। इन नेट क्वालिटीज एंड करेक्टर, कुछ उसके अंदर बाय बर्थ को क्वालिटीज होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बुनियाद पे हम उसको लीडर जो है डिक्लेयर करते हैं। तो ये वाला आंसर ठीक है। ये भी जो है ना ट्रेड थ्योरी, ये भी उसी की कॉपी है। ग्रेट मैन थ्योरी कहते हैं लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, ये भी वही बात करते हैं कि लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, लेकिन साथ में ये बात करते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिनकी जो जिसके अंदर वो हो तो वो लीडर होता है, ये बात करते हैं।
students are more likely to be intrinsically motivated when they have a sense of self. जब एम्प्लॉइज कब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा, जब उसके अंदर कौन सी सेंस होगी, एक्चुअलाइजेशन होगी। क्या एक्चुअलाइजेशन के अंदर हमने कहा है कि वो बंदा मोटिवेट, नहीं, इसका मतलब है कि जिसके अंदर एक्चुअलाइजेशन नहीं होगी। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे तो कौन बंदा पहुंचता है? हर बंदा तो पहुंच नहीं सकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हर बंदा पहुंच नहीं सकता। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जो नहीं है वो नहीं, उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगी। ठीक है। डिटर्मिनेशन, जो वो बंदा जो डिटर्मिनेंट होगा, मुझे कुछ करना है, वही कर गुजरता है, क्या उसकी डिटर्मिनेशन है। एस्टीम, उसके अंदर इज्जत की चाहत और उसके अंदर जज्बा, इमोशन हो, वो कर सकेगा। या आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो जाए उसे, मुझे बताइए क्या करना है। एक्चुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। अब जरा दरमियान वाले दोनों ऑप्शन में से देखिए, डिटर्मिनेशन होना जरूरी है या एस्टीम होना जरूरी है? मेरे नजदीक जो इंप्लाइज की इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसके लिए उसको डिटर्मिनेंट होना जरूरी है कि मैं अगर चाहता हूं, मैं डिटर्मिनेंट हूं कुछ करने के लिए, तो मैं उसको कर गुजरूंगा। तो डिटर्मिनेशन ज्यादा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं से एस्टीम भी आप मिल जाते, लेकिन वो उसी तरह एक वैल्यू है। गुलरेज खान साहिब क्यों जो है वो लकीरें लगाए जा रहे हैं? अच्छा बड़ा, एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, सबको डिलीट कर दें। अच्छा जी, ये कि मैं इसको, मैं सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ना, ये प्रॉपर एक थ्योरी है। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है। मैंने ये थ्योरी का जो है ना वो लीजिए लुबाब जो है वो भी बता दिया है। डैश एस्टेब्लिशेस द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिवीजन, यानी फॉर्मल अथॉरिटी जिसके अंदर वर्क को डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ अरेंज किया जाता है लोगों को, हाँ फलान ये ड्यूटी करनी है, फलान ये करनी है, कोऑर्डिनेशन की जाती है। तो ये क्या होता है? कोई कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, सॉरी ना किया करें। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है जी। जो मैक्रो लेसन होता है ना, ये 35 से 45 मिनट का होता है। मैक्रो लेसन, बड़ी क्लास बड़े देर तक बड़े ऐसे चलने वाली, उसे मैक्रो लेसन कहते हैं। तो वो 35 से 45 मिनट होता है। इन ब्रिटिश ब्रिटिश के अंदर ये होता है कि वहां पे जो टीचर होता है वो, और जो कंटेंट होता है ना, उसको उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। जबकि जो अमेरिका होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ये जो यहाँ पे है ब्रिटिश, इसके अंदर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है। द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज डिफाइंड एज, कंटेंट की जो वैलिडिटी है वो किस चीज से पता चलेगी? कंसिस्टेंसी नहीं, वो तो रिलायबिलिटी की बात करती हैं। अप्रोप्राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर, स्कोर जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करना। ये पर्पसफुल मेजरमेंट, कि वो जो हम मेजर करना चाहते हैं वही मेजर करें, क्या वो वैलिड होगा, कंटेंट वैलिड होगा। गुड कवरेज ऑफ द कोर्स, जो कोर्स को सही कवर कर रहा हो, अच्छे तरह कवर कर रहा हो, वो होगा जी। अब कंटेंट वैलिडिटी जो है वो बेसिकली यही बात करती है कि मुकम्मल कोर्स, जो कोर्स हमने पढ़ाया है, क्या उसी में से पेपर आया है? ठीक है। फेस वैलिडिटी हमने कहा था, हमने एमसीक्यूज कहे हैं उसमें से हो। कंटेंट में हमने कहा था कि जो पढ़ाया है, हर 4 चैप्टर का टेस्ट है, तो हर चैप्टर की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये तलहा नहीं, ये तलहा से छोटी आइटम है, ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा जी, इसको अच्छा, द रेशियो ऑफ वन मेंटल एज टू वन क्रोनोलॉजिकल एज इज नोन एज, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है इसको क्या कहते हैं? ये इसको ये फार्मूला है, जैसे एम ए अवर सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एम ए अवर सी ए मल्टीप्लाई बाय 100 जो है, इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब किसी चीज को कैलकुलेशन में लेके आ जाते हैं, फार्मूले की सूरत में लेके आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल मेथड सच एज कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी क्लासरूम का वो मेथड जिसके अंदर कोऑपरेशन होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, मिलजुल के। स्ट्रेटेजी होती है, डिस्कवरी होती है। ये कौन है इनमें से जो इस तरह की बात करता है? प्याजे, थॉर्नडाइक, वगोट्स्की। तो ज्यादा दोनों बातें जो है ना वो इस तरह की कोऑपरेटिव लर्निंग की बात प्याजे भी किसी हद तक करता है, वगोट्स्की भी करता है। लेकिन ये जो ज्यादा प्रोजेक्ट लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये बातें कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वगोट्स्की के साथ इसका ज्यादा ताल्लुक होगा। इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन डेट
3 कंपोनेंट आर एसेंशियल टू इनकॉर्पोरेट। 3 प्लानिंग के अंदर 3 कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको लर्निंग थ्योरीज का पता हो कि कौन सी थ्योरीज को इस्तेमाल करके मैं वहां पे पढ़ा सकता हूँ, सब्जेक्ट का पता हो कौन सा सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है, और स्टूडेंट किस लेवल के मेरे पास हैं उनका भी पता होना चाहिए। क्या ये ठीक है? या पहले पता हो कि मैंने इंटरप्रेट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हमने तो ये वाला जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाओ बच्चों वाक कर लो। When it comes to applying learning theory to the classroom, the most pressing process educator is, जब आप अपनी क्लास के अंदर थ्योरीज को अप्लाई कर रहे होते हैं तो किस चीज को बहुत ज्यादा आपको जो है अहमियत देनी है? गेटिंग स्टूडेंट टू लर्न, कि स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं कि नहीं, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद द राइट स्टिमुलाई ऑन विच द फोकस देयर, उनको इस तरह स्टिमुलस प्रोवाइड करें कि बच्चों की तवज्जो उस्ताद की तरफ हो जाए। फाइंडिंग एज अप्रोप्रिएट टू लर्न मटेरियल, बच्चों की एज देखें कि वो इस मटेरियल को लर्न करने के अप्रोप्रिएट है कि नहीं। प्रेजेंटिंग द लर्निंग मटेरियल इन अ जेंडर न्यूट्रल मैनर, कैसे पढ़ाएं कि लड़का लड़की कोई फर्क नहीं होना चाहिए, उनको जेंडर न्यूट्रल होकर पढ़ाएं। तो इसमें से जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो यही बनता है कि हम बच्चे की तवज्जो हासिल करें, कि वो हमारी तरफ तवज्जो करे और कुछ सीखे। ठीक है, बाकी बातें भी ठीक है कि मोस्ट अप्रोप्राइट चूंकि हमने लिखनी है तो इस वजह से करके यही बात ज्यादा होगी कि हमें बच्चों की अटेंशन मिल गई तो कुछ ना कुछ वो समझ लेंगे और हमारा जो इफेक्टिव मेथड है वो भी किसी न किसी हद तक इफेक्टिव हो जाएगा। मैक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक दैट इज, माइक्रो, माइक्रो जो है ना वो बेसिकली एक स्किल बेस्ड है जिसके अंदर उस्तादों को उस्ताद बनाया जाता है, टीचिंग स्किल सिखाई जाती हैं। तो स्किल ओरिएंटेड जो होती है, माइक्रो जो होती है ना वो स्किल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये जो के टीचर ट्रेनिंग के लिए होती है तो बताइए होगा। द टीचर इज कंसर्न्ड इन द कंसीडर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर टीचर्स को क्या समझा जाता है? एक सोशल एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट है, चेंज एजेंट है। आज का टीचर तो कुछ और हो सकता है लेकिन टीचर एक चेंज एजेंट है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइव कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है जो रिवाइज है? उसके अंदर है एप्लीकेशन, नॉलेज। ये जो हाईएस्ट लेवल होता है, पहले तो हमारे पास एवेल्युएशन है, लेकिन जब वो बात करता है ना रिवाइव्ड की, तो रिवाइव के अंदर वो सिंथेसिस क्रिएटिंग वाला जो है वो हाईएस्ट लेवल पे ऊपर आ जाता है। विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, कौन अकाउंट कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर अकाउंटेबल है? इंडिविजुअल, ग्रुप, या दोनों, या कोई भी नहीं? तो जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हों तो ग्रुप भी उसके अंदर जवाबदेह है कि उसने जो है वो कितना सीखा कितनी, और इंडिविजुअल भी जवाबदेह है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर हर शख्स हर कोई जवाबदेह है। डैश इज द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कौन कहता है, किसका आइडिया है कि नॉलेज वही है जो एक्सपीरियंस से आता है, कम्स फ्रॉम द नॉलेज, नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, कौन कहता है ये बात? तो इंपीरिसिज्म वाले कहते हैं, सेंसेस के जरिए, तजर्बे के जरिए उनसे नॉलेज लेने की ये बात करते हैं। ये रैशनलिज्म वाले दिमाग की बात करते हैं, डिडक्टिव रीजन वाले फाइनल जो हम कंसिक्वेंसेज होते हैं उनकी बात करते हैं, लॉजिक वाले हर चीज की रीजन की बात करते हैं, रैशनलिज्म के बहन भाई हैं ये वाला। एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, किसने ये बात की है कि सोशल चेंज का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो आला है वो कौन है? वो एजुकेशन है। यानी इंसान को सोशल करने के लिए एजुकेशन का बड़ा दुर ख्याम जो है, शायद मुसलमान लग रहा है, इसका जो है ये आइडिया है कि इंसान जो है जो एजुकेशन है ये सोशल चेंज का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। Who recognize that student construct knowledge based on their experience, कौन कहता है कि स्टूडेंट अपने तजर्बात की बुनियाद पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है? वो कौन बात करता है? Who recognize that student construct, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे सिर्फ दो बंदे करते हैं, प्याजी और वगोट्सी करते हैं, बल्कि जॉन लॉक भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो अपने एक्सपीरियंस अपने जाते, अब इसमें किसी और के साथ नहीं जोड़ा हुआ तो तजर्बात, चले जिसको वेगोट्स्की लगा देते हैं। होना ये जीन प्याजे ये वेगोट्स्की है, और क्योंकि वो भी अपने तजर्बात की बात करता है, लेकिन तजर्बात की ज्यादा एक्सपीरियंस की बात वेगोट्स्की करता है तो ज्यादा ये होगा। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम, करिकुलम जो है उसका टोटल प्रोसेस क्या है? करिकुलम को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, एवेल्युएट करना, इन सारे काम करिकुलम प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। करिकुलम बनाना, करिकुलम इम्प्लीमेंट करना और करिकुलम एवेल्युएट करना। बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ, बजटिंग जो है वो एस्टिमेशन है,
उसके अंदर क्या चीज आती है, इनकम और इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये बजटिंग के अंदर आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो बजटिंग के अंदर आते हैं। एसएनई, एसएनई कहते हैं शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, कि जो नए हमने एसएन कहते हैं ना, एसएनई बना के दें, एसएनई बना के दें, यानी कि जब आपकी ग्रांट आनी होती है तो कहते हैं कि एसएनई क्या है, यानी आपने कितने नए एक्सपेंडिचर आपके हैं, उसके मुताबिक हम आपका बजट बना के भेजते हैं। तो ये जो है वो आता है उसके अंदर। विच इंस्टीट्यूट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवेलपिंग टीचर एजुकेशन पॉलिसी इन द प्रोवेंस ऑफ सिंध, सिंध के प्रोवेंस के अंदर, सूबे के अंदर कौन सा इदारा है जो असातिज़ा की तालीम के ऊपर काम करता है। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, पाइट सिंध। पाइट इसका जो है ना हमारा जो डीएसटी था ना, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, जिसका नाम बाद में तब्दील करके क्या दिया, अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट रखा गया, इसी का पुराना नाम डीएसटी का पुराना पाइट ही था। तो बताएं जी स्टेडा, ये बोलते हैं स्कूल टीचर एजुकेशन, इस तरह सिंध, सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो स्टेडा जो है ना ये है सिंध का इदारा है जो टीचर को ट्रेन करता है। कैश बुक, कैश बुक जो है वो कौन मेंटेन करता है, वो डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, यानी ये कैश बुक आपकी मैनेज, सारे जो अखराजात होते हैं इसी के अकाउंट से निकलते हैं, वो मैनेज करता है। स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, डिप्टी डीओ हो गया, इस तरह का। व्हेन विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर एट द एज ऑफ 60, जब कोई मुलाजिम 60 साल की उम्र के अंदर रिटायर होता है तो उसको कौन सी पेंशन दी जाती है, उसका सुपर एनुएशन, यानी 60 साल के बाद जो रिटायरमेंट दी जाती है पूरे करने के बाद सुपर एनुएशन दी जाती है। स्टाफ डेवलपमेंट मीन, स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब होता है रिक्रूटिंग स्टाफ, स्टाफ को रखना नहीं, ट्रेनिंग करना नहीं, इंक्रीज स्टाफ नहीं, डिक्रीज, सॉरी ट्रेनिंग करना। जब स्टाफ को जो है ना वो डेवलप करना, ग्रो करना, ग्रूमिंग, मैच्योरिटी, तो ये जो है ना वो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग से रिक्रूट को तो हायर करना कहते हैं। इंक्रीज डिक्रीजिंग वो और टर्म होती है। Learning which require higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence is called। तो लर्निंग जिसके अंदर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस हो, यानी थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, इस ऐसी क्या कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं। वैसे मेरे ख्याल है ज्यादा आंसर बी आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे याद आ गया, जब मैंने एफएससी के बाद इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना था, तो टेस्ट देने जिस दिन जा रहे थे तो कजन ने मुझे कहा, अर्ली मॉर्निंग जब तो 3-4 बजे मैं गाड़ी पे बिठा रहा था, उसने कहा कि ईशान अगर कुछ ना आता हो तो खाली छोड़ के नहीं आना, और सारे पेपर पे बी लगा देने, बी वाले आंसर मोस्टली ठीक होते हैं। खैर उस जमाने में तुक्के लगते थे, आपने आज के जमाने में नहीं लगाने। तो वो जो है ना हम उस वक्त ये बी वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, आज ही सारा बी बी आ रहा है। इंटेलिजेंस दैट अलाउ अस टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम क्विकली फॉर विच वी हैव लिटिल ट्रेनिंग। नोवल प्रॉब्लम कहते हैं वो प्रॉब्लम जिनके लिए हमें पहले नॉलेज नहीं होता, और हम उसको जो है वो क्विकली, तो खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम उसको कर रहे होते हैं। तो ये वाला हमारे पास होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्या होता है? फ्लूइड। देखिए दो तरह की, एक होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, वो होती है जो हम तजर्बे के बाद करते हैं, जो हम कुछ नॉलेज मैंने सीखा, क्लास ली, कहीं से पढ़ा कुछ, वो हमने कई तजर्बा माजी में गुजर चुका हुआ है, उसकी बुनियाद पे करना, लर्निंग की बुनियाद पे कोई काम मसला हल करना, वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है। लेकिन मैं कोरा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मसला पेश आया है, मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मैंने वो उसको जो है बगैर किसी तैयारी के मैंने उसका हल निकाला है, तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस हो जाएगा। देयर आर बेसिक एरियाज फॉर 21st सेंचुरी विच आर, 20वीं सदी की कौन सी जो है ना जो स्किल्स बताई गई थी, उसमें कौन कौन स्किल आती है? लर्निंग स्किल है, लिटरेसी स्किल है, लाइफ स्किल है, या आल। तो जो 20वीं सदी की स्किल्स है उसके अंदर तीनों स्किल्स आती हैं, लर्निंग भी है, लिटरेसी भी है, लाइफ स्किल भी है। तो तमाम स्किल 21st सेंचुरी की स्किल्स के अंदर आती हैं। हु सपोर्ट कंस्ट्रक्शनिज्म, कौन कंस्ट्रक्शनिज्म को जो है वो सपोर्ट करता है? प्याजे, वगोट्स्की, बोथ या नन। तो कंस्ट्रक्शनिज्म की बात दोनों करते हैं, ठीक है। जो प्याजे है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो वगोट्स्की है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, और जो है दूसरा, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ये कोई एक, दोनों कहते हैं कि बच्चा अपना नॉलेज खुद बिल्ड करता है। हु इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, प्याजे को कहा जाता है, जो बड़ा शदीद रिजिड किस्म का है।
कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज गिवन बाय, किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन जो है उसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी की बात की थी, जबकि जो हमारे पास है प्याजे उसने बात की थी इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो गोल्फर्ड है जिसने हम कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखें ये फेडरल के पेपर है, पास पेपर है, और फेडरल वालों ने आपके सामने है कि सारे बी ऑप्शन लगाए हुए हैं ना, आता तो बी लगा यानी सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस के साथ में, तो इस तरह है। कन्वर्जेंट होता है जब हम किसी एक पॉइंट के ऊपर, यानी मुझे एक मसला दरपेश है और बहुत सारे मेरे पास आइडियाज हैं, और उन आइडियाज में किसी एक पॉइंट के ऊपर जाना, किसी एक, बहुत सी लकीरें एक के ऊपर जा रही हैं, तो यानी उसको कंबाइन कर एक सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट। और डाइवर्जेंट होता है जब एक शाख से, एक से दो, बहुत सारी शाखें निकल रही हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट होता है। पढ़ लें, अभी बहुत टाइम पड़ा है इंग्लिश का, इंग्लिश को बेहतर कर लें, पास पेपर कम से कम सारे कर लें इंग्लिश के। अकॉर्डिंग टू, आज भी मुझे अगले दो तीन दिनों में मुझे बहुत से दोस्तों का फीडबैक मिला है, और उनके अंदर जो फीडबैक के अंदर ना ये बात ज़्यादा मुझे सुनने को मिली कि जिन लोगों ने मुझे 80 नंबर, 80 या 80 से ज़्यादा नंबर बताए हैं, उनका पहले यही था बात कि सर हमारे इंग्लिश के 15 ठीक हो गए हैं, हमारे इंग्लिश के 16 ठीक हो गए हैं। जब तक आप इंग्लिश को भी साथ कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। क्रिस्टलाइज होता है कि कुछ तजर्बात के बाद, कुछ सीखने के बाद जो हमारी लर्निंग हो रही हो, कुछ मसले को हल करते हैं, यानी माजी के किसी नॉलेज को इस्तेमाल करके कोई काम करना हो, क्रिस्टलाइज। और फ्लोइड होता है कि कोई माजी का नॉलेज नहीं है, मसला पेश आया है, खुद से अपने उसी वक्त जो है उस मसले को क्रिएटिविटी के साथ, अपने लॉजिक के साथ, दिमाग के साथ डील किया है, माजी में उसका कुछ तजर्बा नहीं है, नए सिरे से किया है, तो वो फ्रॉइड के अंदर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के जो प्राइमरी बिहेवियर है, कौन सी इसकी फोर्स है जो इंसान के बिहेवियर को के पीछे होती है? मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, टू परसूट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, या एट इंस्टिंक्चुअल अर्जेस है, ये सोशल? बहुत आसान सवाल है। ये जो जीन प्याजे है, इसके हर चीज के पीछे अनकॉन्शियस की बात करता है और एड की बात करता है। एड जहां एड होती है वहीं अनकॉन्शियस भी होता है। द साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉड आर, जो इसने दी थी साइकोसेक्सुअल की जैसे 5 स्टेजेस उसने बताई थी, वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी थी उसकी तरतीब बतानी है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी या जेनिटल, ऑडिपस, इलेक्ट्रा, ईगो, सुपर ईगो, आइड। तो एड एड एक उसकी स्टेज है, ठीक है। एड कोई प्रॉपर स्टैंड फॉर एब्रिवेशन नहीं है, ये उसी स्टेज को बोला जाता है, ठीक है। ये ए है ओरल, ये प्रॉपर ये थ्योरीज जीन प्याजे की मैंने एक एक के ऊपर तो 5-6 थ्योरीज मैंने बना के दी हुई हैं, तो आप इनको जो है वो पढ़ लीजिएगा और सारा देख लीजिएगा। ओरल उसकी पहली स्टेज, यानी जिसमें बच्चा जबान से लुत्फ ले रहा होता है, एनल, और फिर फैलिक, लिटरेसी। चलो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, आप इसको जो है ना थ्योरी सुन लीजिएगा। आइडियलाइज कैसे बनता है? तो वो निकम्मी स्टेज है, तो आइडियलाइज कैसे हो गई? अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, विच इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के पीछे, फ्रॉड के नजदीक इंसान के पीछे कौन सी प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है? तो इंसान के पीछे जो है वो लिबिडो है, यानी इंसान जो है वो हर काम, कोई कुछ भी कर रहा होता है ना, उसके पीछे जो फोर्स होती है वो लिबिडो होती है। लिबिडो एक ये है कि वो जो फ्रॉड है वो हर चीज को जो है वो सेक्स के साथ जोड़ रहा होता है, मैंने कहता है को ओनली एक, जो कोई भी कुछ कर रहा होता है ना वो इसी इसी लुत्फ के लिए कर रहा होता है। तो प्राइमरी जो ड्राइविंग फोर्स है किसी भी काम को करने के पीछे वो लिबिडो है, ये बात जो है वो फ्रॉड करता है, जिससे इख्तलाफ हम लोग करते हैं। Which defense mechanism involve attributing one's own unacceptable thought or feeling to another person? अगर कुछ मेरे अंदर बुरा चल रहा है और उसको मैं किसी और के साथ जो है ना थोप देता हूँ, यानी मैं खुद नेगेटिव आदमी हूँ और मुझे लग रहा है कि सारी दुनिया नेगेटिव है, मैंने मेरे साथ किसी ने धोखा किया है या मैंने किसी के साथ धोखा किया है, तो मैं यूं कहता हूँ कि सारी दुनिया ही धोखेबाज है। इस तरह की यानी प्रोजेक्शन कर देना किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर, कि वो चीज आपके अंदर कहीं कोई कम्प्लेक्स चल रहा है और आप समझते हैं कि सारी दुनिया इसी कम्प्लेक्स के शिकार है, तो ये प्रोजेक्शन किसी और के ऊपर थोप देना, ये है। मैंने इसको डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर 16 तरह की जो टाइप्स है, मैंने सबको वन बाय वन डीपली जो है वो एक्सप्लेन किया है, विद एग्जाम्पल किया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये प्रोजेक्शन है इसका बनता। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, फ्रॉड के नजदीक ईगो का मेन फंक्शन क्या है?
ईगो जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, रियलिटी है, मोरल है, लिबिडो है। जो प्लेजर है ये एड होता है, जो ईगो है वो रियलिटी होता है, जो दूसरा होता है एड ईगो, और सुपर ईगो जो होता है वो मोरल होता है, ठीक है। तो ये रियलिटी होगा। एक ईगो जो है वो रियलिटी है, इड प्लेजर होता है, यानी जो मेरा दिल करता है मैं वही करूं, वो इड के अंदर आता है। व्हाट डज द टर्म फ्रॉइडियन स्लिप, ये फ्रॉइडियन स्लिप एक टर्म यूज होती है, इसका मतलब क्या है, ये सवाल है, चूंकि मेरे लिए नया सवाल था लेकिन ये रिपीट हुआ है। तो जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और गुफ्तगू के दौरान जो हमारी जबान स्लिप हो जाती है, जब हमसे मिस्टेक हो जाती है, यानी चाहते ना चाहते हुए जबान के स्लिप होने से मिस्टेक हो जाती है, उसे हम फ्रॉडियन स्लिप बोलते हैं। अब इसकी डिटेल क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं गया, ये इसका फ्रॉड कंसेप्ट है। Fourth is just that unresolved conflict during the phallic stage may lead to, वो कहता है जो फैलिक स्टेज होती है ना, इसके अंदर दो तरह के कम्प्लेक्स हमने पढ़े थे, एक था ऑडिपस, एक होता है इलेक्ट्रा। तो कहता है कि जब कुछ इसमें दोनों की कुछ वजूहात बताई थी, लेकिन वो कहता है अगर अनरिजॉल्व कंफ्लिक्ट हो दिमाग के अंदर तो ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज, तो इसके ये किस तरफ लेके जाएगा। इस सवाल को मैंने बहुत देखा, या तो फैलिक के अंदर दोनों आ जाता है, ऑडिपस भी आ जाता है, इलेक्ट्रा भी आ जाता है, लेकिन वो इसको इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स बोलता है कि जब किसी के मतलब दिमाग के अंदर अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसका वो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का शिकार होता है। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स क्या होता है कि एक बेटी, एक लड़की का अपने वालिद की तरफ अट्रैक्ट होना, उसे वालिद अच्छा लगता है, तो ये इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स बोलते हैं। फैलिक स्टेज के अंदर कन्फ्लिक्ट हो, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट हो, तो वो हमें इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता है। ऑडिपस होता है जो बॉयज का यानी कि जो बेटे होते हैं उनका माँ की तरफ अट्रैक्ट होना, वो ऑडिपस होता है, और बेटी का बाप की तरफ अट्रैक्ट होना ये इलेक्ट्रा होता है। अब हम तो इन रिश्तों को बड़ी पकीजगी से देखते हैं, और ये चीजें होती हैं हमारे ऐसे ही होता है कि बेटी वालिद को बड़ी प्यारी होती है, और बेटे जो है वो वालदा को बड़े प्यारे होते हैं, तो ये चीज हम देखते हैं हम, लेकिन उसका इलेक्ट्रा या ऑडिपस को तो हम नहीं देखेंगे ना। According to Freud, what is the primary source of unconscious conflict and desire? अनकॉन्शियस के लिए कौन सा कंफ्लिक्ट में कौन सी चीज होती है? अनकॉन्शियस के अंदर हमारे पास क्या होता है? सुपर इगो, कॉन्शियस माइंड, एड या ईगो? एड होगी, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पहली स्टेज है कंफ्लिक्ट शुरू वाले, तो एड होगा। आखिरी सवाल जी, which record can be removed after some time such as casual leave register? कौन सा रजिस्टर है जिसको हम कुछ टाइम के बाद रिमूव कर देते हैं, उसका उसको हम क्या बोलते हैं? जो रिकॉर्ड हम कुछ अरसे के बाद रिमूव कर देते हैं उसे टेम्परेरी रिकॉर्ड बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, आप ये कह रहे होंगे सर पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल रिकॉर्ड। पेरिशेबल रिकॉर्ड वो होता है जो कुछ अरसे बाद रिमूव नहीं करते हम, खत्म हो जाता है। आज का अखबार लिया है, कल वो आज का अखबार नहीं चलेगा, कल के नया अखबार होगा, यानी वो आज के दिन के लिए ही वो अखबार था। बर्फ ली है, आज के दिन ये इस्तेमाल होगी, कल के लिए वो नहीं होगी, ठीक है। तो इनको पेरिशेबल रिकॉर्ड बोल रहे होते हैं। नॉन पेरिशेबल जो इस तरह जाया नहीं होते, यानी ये नहीं कि आज का अखबार कल जो है ना वो जाया हो जाएगा, इस तरह नहीं, ठीक। ठीक है, ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ 72। कल इंशाल्लाह 2500 एमसीक्यूज कर लेंगे, और फिर उनके अंदर कोई रिपीटेड है उनको भी मैं डिलीट करके उनकी जगह नया शामिल कर दूंगा। अच्छा वो सर आप ज्यादा साहब पूछ रहे थे, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। सर ये चीजें ना आज टीचर्स ने बाइकआउट किया, एक अच्छी चीज है ये टीचर्स का बाइकआउट करना। अब इसके बाद वो आपको जो मर्जी कहे, क्योंकि उनकी जब नाकामी हुई है ना मिनिस्टर साहब की। जी जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है।